नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। दोहरे नियंत्रण पर जीएसटी परिषद में नहीं बनी सहमति। मुआवजा कानून को मंजूरी। 3 और 4 जनवरी को फिर होगी बैठक। एनपीपीए ने घटाए 50 दवाओं के दाम। कीमतों में 5 से 44% तक कटौती। HIV, डायबिटीज समेत कई बीमारियों की दवाएं शामिल। शत्रु संपत्ति अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंजूरी। संसद में विधेयक के लटकने पर जताई नाराजगी। इस साल लगातार 5वीं बार लागू हुआ अध्यादेश। जाने माने बंगाली कवि और आलोचक शंख घोष को 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। चयन बोर्ड ने किया ऐलान। बंगाल में दूसरे टैगोर के नाम से मशहूर। और भारत ने जीता अंडर 19 एशिया कप खिताब। श्रीलंका को 34 रनों से मात। जापान के नागानो में एशियाई ल्यूज चैंपियनशिप में शिवा केशवन को स्वर्ण पदक। करदाताओं पर दोहरे नियंत्रण के मामले पर जीएसटी परिषद में कल भी सहमति नहीं बन पाई। परिषद की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को खत्म हो गई। हालांकि इसमें मुआवजे से जुड़े बिल समेत कई प्रावधानों को मंजूरी मिल गई। अगली बैठक 3 और 4 जनवरी को होगी। जीएसटी के मॉडल बिल के ज्यादातर प्रावधानों को मंजूरी मिल गई। जीएसटी काउंसिल ने मुआवजे से जुड़े बिल को मंजूर कर दिया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर अभी आम राय नहीं बनी है। हालांकि इस पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। जो ऑडिट करने का अधिकार है, जो ऑडिट केसेस आएंगे, उस अधिकार का प्रयोग राज्य और केंद्र के बीच में किस प्रकार से होगा, और उसके पीछे उद्देश्य है कि दोनों के पास एक असेसिंग मशीनरी है। और अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम लोगों के पास एक जॉइंट ब्यूरोक्रेसी हो या एक फेडरल ब्यूरोक्रेसी हो। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में बजट से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बजट प्रिपरेशन भी चल रहा है और 3 और 4 तारीख की मीटिंग का जो दूसरा भाग होगा, उसमें मैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ बजट कंसल्टेशन भी करने वाला हूँ। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 3-4 जनवरी को होगी और अगली बैठक में दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में राहुल गांधी ने एक बार फिर से नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे आर्थिक लूट बताया। प्रधानमंत्री से अपने सवालों का जवाब मांगते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चंद अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। राहुल गांधी आज हिमाचल के धर्मशाला और नगरोटा में रैली करेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले को आर्थिक लूट करार दिया। उन्होंने कहा कि चंद बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये फैसला लागू किया गया है। नोटबंदी काले धन के खिलाफ निर्णय नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णय नहीं था। नोटबंदी एक आर्थिक डकैती थी, आर्थिक डकैती। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने हिंदुस्तान को 2 भागों में बांट दिया है, जिसमें एक तरफ 1% अमीर हैं तो दूसरी तरफ 99% ईमानदार लोग। 50 परिवारों को आपने हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग पकड़ा दिया है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो आपके साथ हवाई जहाज में ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, आपके साथ बैठते हैं, इनको आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देते हो। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाया है। जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, जिस बात को देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आज राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं वो पूरी तरह झूठा इल्जाम है और उसमें कोई दम नहीं है। राहुल गांधी ने दोहराया कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी का विरोध कर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में आयकर विभाग के कर्मचारियों को छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ से सुरक्षा मुहैया कराए जाने का विरोध किया है। उन्होंने इस बाबत गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं।
इस दौरान सीआरपीएफ के जवान इन अधिकारियों के साथ होते हैं। इस पर ममता बनर्जी को ऐतराज है। इस बीच गृह मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स से जुड़ी कंपनियों से साइबर सुरक्षा को लेकर जानकारी मांगी है। नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी को देखते हुए मंत्रालय ने कंपनियों से सुरक्षा उपायों की जानकारी मांगी है। चुनाव आयोग ने 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले 25 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर अगले 3 साल तक के लिए रोक लगा दी है। चुनाव के दौरान खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। ये सारे उम्मीदवार अब अगले 3 साल तक लोकसभा या विधानसभा का कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। इनमें 6 उम्मीदवार मुजफ्फरनगर से हैं। इसका साफ मतलब है कि अब ये उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस आदेश से चुनाव आयोग ने खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करने वाले बाकी उम्मीदवारों के लिए भी सख्त संदेश दिया है। और मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। कल 3 सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। शुक्रवार को गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंह समेत कई आला अधिकारियों के साथ मुलाकात कर ताज़ा हालात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आर्थिक नाकेबंदी को खत्म करने के लिए राज्य सरकार की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। तस्वीरें मणिपुर के कामजोंग जिले की हैं, जहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को अज्ञात लोगों ने 3 सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। लोगों में यूनाइटेड नगा काउंसिल की आर्थिक नाकाबंदी को लेकर रोष है। इस बीच गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मणिपुर का दौरा कर ताज़ा हालात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात कर स्थिति से निपटने पर चर्चा की। किरेन रिजिजू ने साफ किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्हें हालात से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। Road blockade is unacceptable and the state government has to ensure that there is no further road blockade and for that the support will be given by us. इस बीच राज्य में 150 पैरामिलिट्री कंपनी पहले से ही तैनात हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 7 और कंपनियों को रवाना किया है। इससे पहले गुरुवार को गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में नाकेबंदी से हो रही दिक्कतों का मुद्दा भी उठा। इसके बाद गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी ने राज्य के बिगड़ते हालात के लिए यूनाइटेड नगा काउंसिल को जिम्मेदार ठहराया। There are 150 already on the job. 7 additional are on the way. It is taking little time because those 7 companies are already engaged in some other operation. They are to be demobilized from there and they are on the way to Manipur and they will be reaching any time. मणिपुर में 53 दिनों से जारी यूनाइटेड नगा काउंसिल की आर्थिक नाकाबंदी की वजह से जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित है। मेडिकल सुविधाओं पर भी असर पड़ा है। इमरजेंसी सेवाएं ठप हैं। यूनाइटेड नगा काउंसिल राज्य में 7 नए जिले बनाने का विरोध कर रहा है। पिछले सप्ताह हुई हिंसा के बाद कई जिलों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नजीब जंग के दिल्ली के उपराज्यपाल पद से इस्तीफे के बाद अगला उपराज्यपाल कौन होगा, इस पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने अब तक किसी के नाम का खुलासा नहीं किया है। नजीब जंग ने कल प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। नजीब जंग के इस्तीफे के बाद नए उपराज्यपाल के नाम पर चर्चा तो जोरों पर है, लेकिन गृह मंत्रालय ने फिलहाल उनके इस्तीफे को मंजूरी नहीं दी है। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें भी इनके इस्तीफे के मामले में जानकारी नहीं थी। नजीब जंग जी ने इस्तीफा दिया है तो वही बताएंगे। इसको लेकर के अटकलें लगाना ठीक नहीं है। इस्तीफे के बाद नजीब जंग को मिलने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे। कुछ इंसिडेंट्स इस तरह के होते रहे दिल्ली में, चिकनगुनिया वगैरह का और इस सब का, इसलिए वो इस्तीफा नहीं कर पाए, वो छोड़ नहीं पाए, लेकिन उनका मन 1 साल से था, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। दिल्ली के अगले उपराज्यपाल के नाम के लिए वाजपेयी सरकार में सचिव रहे अनिल बैजल का नाम सबसे आगे है। बैजल के अलावा दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर BS बस्सी और पुडुचेरी की मौजूदा उपराज्यपाल किरण बेदी के नाम को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। नजीब जंग के इस्तीफे के बाद दिल्ली का अगला उपराज्यपाल कौन होगा, इस पर चर्चा जारी है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली का संविधान, कानून और नियम तो वही हैं, तो क्या अब चेहरा बदलने से केजरीवाल सरकार का रवैया बदलेगा या फिर वही का वही रहेगा? कैमरा पर्सन श्यामलाल के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। विपक्षी दलों ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को पहचान पत्र देने का विरोध किया है। अलगाववादियों ने इस मसले पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है।
वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने यह साफ किया है कि इन शरणार्थियों को कोई डोमिसाइल नहीं दिया जा रहा है और केंद्र सरकार का कहना है कि नौकरी मिलने में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन कर जम्मू कश्मीर पहुंचे शरणार्थियों को पहचान पत्र देने के मसले पर विवाद खड़ा हो गया है। अलगाववादियों के बाद अब विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इन शरणार्थियों को स्थायी नागरिकता देने की कवायद में जुटी है। सरकार में ही कहीं कंफ्यूजन है, उनको दूर करना चाहिए, क्योंकि जहां तक स्टेट सब्जेक्ट लॉ का सवाल है, मैंने पहले ही वजाहत कर दी, उसके खिलाफ हम कोई भी काम होगा उस पर हम आवाज उठाएंगे। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना चाहते हैं जो इब्तदाई तौर में एक प्रोविजनल स्टेट सब्जेक्ट होगा, तो आगे चलकर ये इनको परमानेंट सिटीजनशिप देंगे, जिसके लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपना वाजिया मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हम इसके लिए बिल्कुल एक नई एजिटेशन शुरू करेंगे। विवाद बढ़ने पर जम्मू कश्मीर सरकार ने साफ किया है कि इन शरणार्थियों को डोमिसाइल नहीं, सिर्फ पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इससे 1947 के बाद जम्मू कश्मीर आए पाकिस्तानी शरणार्थियों को नौकरी मिलने में आसानी होगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा का कहना है कि ऐसा गठबंधन सरकार के एजेंडे के तहत ही किया जा रहा है। वहीं पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी पहचान पत्र देने का बचाव किया है। प्रमाण पत्र, अपनी पहचान पत्र जिसे आप कह सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, इन्हें उपलब्ध करवाया जाए ताकि ये सरकारी नौकरियां, विशेषकर जो केंद्र सरकार की ओर से नौकरियों का जब भी कभी भी किसी प्रकार से प्रावधान निकलता है उसमें अपनी याचिका, अपनी एप्लीकेशन दे सकें और साथ ही साथ समय समय पर सेनाओं में और अर्धसेना बलों में होने वाली भर्ती का भी लाभ ले सकें। केंद्र और राज्य सरकार का कहना है कि इस मसले पर अलगाववादी तनाव भड़काने का बहाना ढूंढ रहे हैं। 1947 में बंटवारे के समय इन शरणार्थियों ने पश्चिमी पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर में पनाह ली थी। आज इनकी संख्या तकरीबन 80,000 के आसपास है। इन लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं है और उन्हें यहां मतदान का अधिकार भी नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शत्रु संपत्ति अध्यादेश को 5वीं बार लागू करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन साथ ही इस कानून से जुड़े विधेयक के संसद में अटके होने पर सवाल भी उठाए हैं। अध्यादेश की जगह लेने के लिए इस कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक को संसद में पारित नहीं किया जा सका है। शत्रु संपत्ति से जुड़े अध्यादेश को फिर लागू किया गया है। हालांकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से पहले नाखुशी जाहिर की। दरअसल करीब 50 साल पुराने कानून में संशोधन विधेयक अभी तक संसद से पारित नहीं हुआ है। इसके चलते इस साल लगातार 5वीं बार अध्यादेश लाया गया है। अध्यादेश को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति ने निराशा जताई कि संसद में विधेयक पारित नहीं होने की वजह से अध्यादेश को 5वीं बार लागू किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अध्यादेश को पुनः जारी करने को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अध्यादेश को गुरुवार देर रात ही फिर से लागू किया गया था। शत्रु संपत्ति संशोधन और वैधीकरण 5वां अध्यादेश 2016 को पहली बार 7 जनवरी को लागू किया गया था। इसे 9 मार्च को लोकसभा ने पारित किया, लेकिन इसके बाद इसे राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजा गया। ये अध्यादेश युद्धों के बाद पाकिस्तान और चीन चले गए लोगों की संपत्ति पर उत्तराधिकार या संपत्ति हस्तांतरण के दावों की रक्षा के लिए है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पिछले साल जनवरी में सलाह दी थी कि सरकार को असाधारण परिस्थितियों में ही अध्यादेश लाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बाजार में मौजूद महंगी दवाओं से परेशान मरीजों को नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने बड़ी राहत दी है। एनपीपीए ने 50 जरूरी दवाओं के दाम कम से कम 5% और अधिकतम 44% तक कम करने दिए हैं। वहीं 29 दवाओं को प्राइस कंट्रोल के दायरे में लाया गया है। इसके तहत दवा निर्माता तय की गई खुदरा कीमत से ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। अगर कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उन्हें वसूली गई ज्यादा कीमत ब्याज समेत जमा करानी पड़ेगी। इसके अलावा कंपनियों को इन दवाओं की कीमत में साल में 10% तक की बढ़ाने की छूट होगी। जिन दवाओं के दाम कम हुए हैं उनमें HIV, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंजाइटी और डायबिटीज भी शामिल हैं।
पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए सरकार ने नए नियमों की घोषणा की है। पासपोर्ट के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई थी, जिसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किए गए हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक अगर आवेदक के पास आधार या पैन कार्ड है तो उसे सबूत के तौर पर माना जाएगा। इसके अलावा दफ्तर का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सर्विस रिकॉर्ड की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र और LIC पॉलिसी बॉन्ड को भी मान्य किया गया है। मौजूदा नियमों के तहत अब तक 26 जनवरी 1989 के बाद पैदा होने वाले सभी आवेदकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी था। वहीं ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन पत्र पर आवेदकों को माता पिता में से किसी एक का ही नाम देना काफी होगा। इससे एकल माता पिता को काफी सहूलियत हो जाएगी। अनाथ बच्चों के पास सबूत के तौर पर अगर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो अनाथालय के प्रमुख द्वारा उनके ऑफिशियल लेटर हेड पर लिख कर देने को भी सबूत माना जाएगा। नए नियमों के मुताबिक सरकारी महकमे में काम कर रहे लोग अगर जल्दी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो अब उन्हें अपने विभाग या मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी नहीं होगा। इसके बदले सेल्फ डिक्लेरेशन से ही काम चल जाएगा। सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में साधु संन्यासियों को भी राहत दी है। अब उन्हें माता पिता की जगह अपने गुरु का नाम लिखने की छूट होगी। आज की परिस्थितियों में लोगों को जिस चीज के लिए दिक्कत आती थी, समस्या आती थी, उनको कठिनाई होती थी फॉर्म के अंदर या पासपोर्ट पाने में, वो आसान हो गया। पासपोर्ट बनवाने में एकल अभिभावकों और गोद लिए बच्चों से जुड़ी तमाम दिक्कतों से निपटने के लिए विदेश मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों की 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। शुक्रवार को समिति की रिपोर्ट को विदेश मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने स्टिंग सीडी मामले में पूछताछ के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को समन भेजा है। जांच एजेंसी ने इस मामले में रावत को 26 दिसंबर को पेश होने को कहा है। बीते 7 महीने में ये दूसरा मौका है जब सीबीआई ने हरीश रावत को पूछताछ के लिए तलब किया है। राज्य में सियासी संकट के वक्त से संबंधित ये स्टिंग वीडियो कथित रूप से विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। 26 मार्च को दिल्ली में बागी कांग्रेस विधायक हरक सिंह रावत ने कथित स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी की थी। सीबीआई ने 29 अप्रैल को इस मामले में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की थी। हालांकि हरीश रावत पहले ही कथित सीडी को सियासी साजिश बताकर खारिज कर चुके हैं। इस बीच हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई को 7 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। भारत नॉर्वे में रहने वाले बच्चे को उसके परिवार से मिलाने के लिए पूरी मदद मुहैया कराएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बारे में ओस्ले में भारतीय राजदूत से जानकारी मांगी थी। भारत का ये मानना है कि परिवार से बच्चे को अलग करना मानवीय मुद्दा है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। इस बच्चे की मां भारतीय मूल की है, जबकि पिता नॉर्वे के नागरिक हैं। कुछ दिन पहले बच्चे से दुर्व्यवहार के आरोप में पुलिस ने उसे परिवार से अलग कर एक संस्था को सौंप दिया था। और दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशन 1 जनवरी से कैशलेस हो जाएंगे, यानी कि मेट्रो से सफर करने के लिए टोकन लेने से लेकर स्मार्ट कार्ड रिचार्ज तक का सारा काम पेटीएम के जरिए होगा। इसके लिए 10 मेट्रो स्टेशन को चुना गया है। इसमें रोहिणी ईस्ट और रोहिणी वेस्ट, MG रोड स्टेशन, मयूर विहार फेज 1, निर्माण विहार, तिलक नगर, जनकपुरी, पश्चिम नोएडा सेक्टर 15, नेहरू प्लेस और कैलाश कॉलोनी स्टेशन शामिल हैं। शुक्रवार को DMRC ने अपने बयान में कहा कि चुने गए स्टेशनों पर यात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर पेटीएम ऐप के साथ स्टेशन पर QR कोड स्कैन कराना होगा। DMRC के मुताबिक इन स्टेशनों पर 70% या उससे ज्यादा स्मार्ट कार्ड धारक हैं। इसकी वजह से कार्ड से लेन देन दूसरे स्टेशनों के मुकाबले आसान है। और इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार मशहूर बांग्ला कवि शंख घोष को दिया जाएगा। ज्ञानपीठ चयन समिति ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। 92वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए शुक्रवार को ज्ञानपीठ चयन समिति ने मशहूर बांग्ला कवि शंख घोष के नाम पर मुहर लगा दी है। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री शंख घोष को इस साल का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाए। लेखक की सहमति से ही ये पुरस्कार दिया जाता है। हम लोगों ने
ये कहा हुआ है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में जो भी उनके लिए बहुत मुनासिब तारीख हो वो बताएं, तो उसके हिसाब से यह तय हो। बांग्ला कवि शंख घोष को दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है। 1932 में जन्मे शंख घोष की मशहूर रचनाओं में आदिमलता, गुलमुमय, मूर्खोबारो, सामाजिक न्याय और बाबुरेर प्रार्थना शामिल है। मोहम्मद फतेह टीपू, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि देश में इतिहास से जुड़े शोध को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने ये बात पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पर आधारित किताब के हिंदी संस्करण के विमोचन के मौके पर कही। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पर लिखी किताब के पहले खंड के हिंदी अनुवाद का विमोचन किया। मौका था चौधरी चरण सिंह की जयंती का। ये किताब 1937 से 1961 के दौर की राजनीति में चरण सिंह की भूमिका पर केंद्रित है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज़ाद भारत की राजनीति को समझने में ये किताब महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिससे देश के शोधार्थियों और अनुवादकों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे जो लोग हैं जो रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटीज में, उनको इससे एक सबक लेना चाहिए कि रिसर्च कैसे करना चाहिए, कितना समय गुजारना चाहिए, किस तरह से हर पहलू से देखना चाहिए। देश की राजनीति पर आधारित ये किताब मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई। किताब के लेखक पॉल आर ब्रास अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं। जो उन्होंने इस देश के लिए, किसानों के लिए किया, वो शायद आज भी उतना ही ज़रूरी है और उतना ही आज भी किसानों को हमें मदद करनी और बल देने की ज़रूरत है जितना माननीय चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। चरण सिंह जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह को किसानों की आवाज बुलंद करने वाले नेता के तौर पर याद किया जाता है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर में रोटरी क्लब की 3 दिन की जिला कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, अगर रोटरी क्लब जैसी समाज सेवी संस्थाएं स्वच्छता, शिक्षा और युवाओं में कौशल को बढ़ावा देने के लिए आगे आती हैं तो राज्य सरकार उन्हें पूरी मदद देगी। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय रोटरी प्रतिनिधि जैनुल अबादीन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। रोटरी क्लब के कामों को सराहते हुए विवेक तनखा ने कहा कि अब क्लब को समाज सेवा के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाने चाहिए। इजरायल की अवैध बस्तियों को खत्म करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में बहुमत से पारित हो गया। प्रस्ताव के पक्ष में 14 वोट पड़े, जबकि एक सदस्य के तौर पर अमेरिका ने वोट नहीं किया। इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट मिस्र ने तैयार किया था, लेकिन इजरायल और अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के चलते एक दिन पहले प्रस्ताव वापस ले लिया। इसके बाद मलेशिया, न्यूजीलैंड, सेनेगल और वेनेजुएला ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। फिलिस्तीन ने फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं इजरायल ने कहा है कि वो इसे नहीं मानेगा। इजरायल ने 1967 में पश्चिमी किनारे और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। वहां लगभग 140 बस्तियों में करीब 5 लाख यहूदी रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये बस्तियां अवैध हैं। लीबिया विमान अपहरण संकट खत्म हो गया है। माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। विमान लीबिया के सांभा से त्रिपोली जा रहा था। शुक्रवार को लीबिया के विमान अपहरण की खबर ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी, लेकिन कुछ घंटों तक चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट ने अपहरणकर्ताओं के सरेंडर करने की जानकारी दी। Hijackers were told that in order for any discussions to be entertained, they should release all passengers first. This request was negotiated and eventually accepted, and all passengers were released in consecutive groups. अफ्रीकिया एयरवेज का विमान A320 घरेलू उड़ान पर सबा से त्रिपोली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन 2 लोगों ने विमान का रास्ता बदलकर उसे 500 किलोमीटर दूर माल्टा में लैंड करा दिया। खबर اختطاف الطائرة وهي في طريق العودة من
مطار تمن هنت في سبها قبل رجوعها. لقينا خبر طبعا في الصباح الباكر مع الساعة 12 ظهرا تم اختطاف الطائرة وتحولها طبعا من مطار تمن هنت إلى مطار مالطا. طبعا عندي رسالة العائلة طبعا على الطائرة. अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्लेन के उतरते ही आपातकाल टीमों ने विमान की घेराबंदी कर ली। खुद को घिरा देखकर अपहरणकर्ताओं ने विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी। अपहरणकर्ताओं ने खुद को गद्दाफी का समर्थक बताया। ये लोग माल्टा में राजनीतिक शरण की मांग कर रहे थे, लेकिन बातचीत के बाद अपहरणकर्ता यात्रियों को छोड़ने के लिए राजी हो गए। पहले महिलाओं और बच्चों को विमान से बाहर निकाला गया। कुछ देर बाद बाकी यात्रियों को भी सुरक्षित छुड़ा लिया गया। विमान में कुल 118 लोग सवार थे। यात्रियों में 82 पुरुष, 28 महिलाएं और एक नवजात था। इनके अलावा चालक दल के 7 सदस्य थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की खबर। अंडर 19 एशिया कप का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। शुक्रवार को श्रीलंका में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने मेजबान टीम श्रीलंका को 34 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 273 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। महज 27 रनों पर श्रीलंका ने पहला विकेट गंवा दिया। दूसरे विकेट के लिए रेवेन केली और हसीता बोयागोड़ा के बीच 78 रन की शानदार साझेदारी हुई, लेकिन टीम का दूसरा विकेट 105 रन पर आउट हो गया। श्रीलंका की पूरी टीम 239 रन पर सिमट गई। भारतीय कप्तान अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द मैच रहे। और 5 बार विंटर ओलंपिक में हिस्सा ले चुके भारत के शिवा केशवन ने जापान के नगाओ में एशियाई ल्यूज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। केशवन ने चैंपियनशिप में अपना दबदबा बनाए रखा। पैर में चोट के बावजूद 1 मिनट 39.962 सेकंड का समय उन्होंने निकाला। प्रतियोगिता में केशवन की रफ्तार 130.4 किलोमीटर प्रति घंटा रही और वो पहले स्थान पर रहकर उन्होंने गोल्ड अपने नाम किया। वहीं मेजबान जापान ने तनाका शोहेई दूसरे और चीनी ताइपे के लिए तीसरे स्थान पर रहे। और मशहूर गायक और सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी की आज जयंती है। शहंशाह तरन्नुम रफ़ी साहब की गायकी आज भी लाखों लोगों पर राज कर रही है। इस मौके पर उन्हें चाहने वाले अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। रफ़ी को गुजरे कई साल हो चुके हैं, लेकिन उनके गीतों का जादू आज भी बरकरार है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है तो। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। दोहरे नियंत्रण पर जीएसटी परिषद में नहीं बनी सहमति। मुआवजा कानून को मंजूरी। 3 और 4 जनवरी को फिर होगी बैठक। एनपीपीए ने घटाए 50 दवाओं के दाम। कीमतों में 5 से 44% तक कटौती। HIV, डायबिटीज समेत कई बीमारियों की दवाएं शामिल। शत्रु संपत्ति अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंजूरी। संसद में विधेयक के लटकने पर जताई नाराजगी। इस साल लगातार 5वीं बार लागू हुआ अध्यादेश। जाने माने बंगाली कवि और आलोचक शंख घोष को 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन बोर्ड ने किया ऐलान। बंगाल में दूसरे टैगोर के नाम से मशहूर। और भारत ने जीता अंडर 19 एशिया कप खिताब। श्रीलंका को 34 रनों से मात। जापान के नगानो में एशियाई ल्यूज चैंपियनशिप में शिवा केशवन को स्वर्ण पदक। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए कलम गवाह है।